नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 7 दिसंबर को हुए 5 लाख कंठ से गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान नॉनवेज वेंडरों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। नदिया के कृष्णा नगर में जनसभा में उन्होंने कहा कि यह बंगाल है, यूपी नहीं, और भाजपा पर सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति लाने का आरोप लगाया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। घटना में 2 विक्रेताओं के साथ मारपीट और उनके सामान फेंके जाने की बात सामने आई थी। रैली में ममता ने केंद्र के विशेष गहन संशोधन यानी SIR अभियान पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि किसी एक भी पात्र मतदाता का नाम सूची से हटाया गया तो वे धरने पर बैठ जाएंगी। महिलाओं से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि अपने अधिकारों के लिए खड़े हों। ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर सबसे तीखा व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि देश के गृह मंत्री बहुत खतरनाक इंसान हैं। उनकी आंखों में देखो तो डर लगता है। एक आंख में दुर्योधन, दूसरी में दुशासन नजर आते हैं। ममता ने आरोप लगाया कि भाजपा बंगालियों को बांग्लादेशी बताकर डिटेंशन कैंप भेजने की साजिश कर रही है और चुनाव से पहले SIR का दुरुपयोग किया जा रहा है। राज्यसभा में वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ पर हुई बहस गुरुवार को राजनीतिक टकराव में बदल गई, जब बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। नड्डा ने बहस के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस पर आरोप लगाए कि पार्टी ने मुस्लिम लीग के दबाव में वंदे मातरम के कुछ छंद हटाए, 1947 में खंडित आजादी स्वीकार की और POK को समर्पित करने जैसी ऐतिहासिक गलती की। इसके जवाब में खड़गे ने सवाल उठाया कि बहस वंदे मातरम पे है या नेहरू पर, और आरोप लगाया कि बीजेपी जानबूझकर विषय से भटका रही है। कांग्रेस ने नड्डा के हमले को राजनीतिक द्वेष कहा, जबकि सत्ता पक्ष ने इसे इतिहास की सच्चाई बताया। बहस के दौरान सदन में हंगामा भी हुआ। लोकसभा में भी दिन विवादों से घिरा रहा, जब बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने TMC सदस्यों पर सदन के भीतर E-सिगरेट पीने का आरोप लगाया। आरोप से सदन में शोर शराबा मचा और TMC ने इसे बेबुनियाद और बदनाम करने की साजिश बताया। स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि यदि लिखित शिकायत मिलती है तो कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि 2019 से देश भर में E-सिगरेट पर प्रतिबंध लागू है। मद्रास हाईकोर्ट के जज GR स्वामीनाथन के खिलाफ विपक्ष ने लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है, लेकिन अब सामने आया है कि उनके खिलाफ अगस्त 2025 में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तत्कालीन CJI BR गवई को शिकायतें भेजी गई थीं। इंडिया गठबंधन के सांसदों और वकीलों ने आरोप लगाया था कि जस्टिस स्वामीनाथन अपने फैसलों और कोर्ट आचरण में ब्राह्मण समुदाय और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े वकीलों को प्राथमिकता देते हैं, जिसे उन्होंने घोर कदाचार बताया। वहीं थिरुपरन कुंद्रम मंदिर दरगाह विवाद में उनके आदेश कि दरगाह के पास दीप स्तंभ पर कार्ती गई दीपम जलाने की अनुमति ने धार्मिक विवाद को और बढ़ा दिया। सांसदों ने उन्हें कई फैसलों में वैचारिक पक्षपात दिखाने का आरोप लगाया, जिनमें करूर मंदिर से जुड़े मामले का उदाहरण भी शामिल है। दिसंबर 2025 में विपक्ष ने 13 आरोपों के साथ महाभियोग प्रस्ताव स्पीकर को सौंपा। इस बीच पूर्व जज के चंद्रू ने भी स्वामीनाथन पर संविधान और धर्मनिरपेक्षता के विरुद्ध बयान देने, RSS कार्यक्रमों में शामिल होने और वेद आपकी रक्षा करेंगे जैसे कथन देने पर कड़ा सवाल उठाया। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने चेतावनी दी कि ऐसी मानसिकता संविधान के लिए खतरा है। मामला अब न्यायपालिका की निष्पक्षता और राजनीतिक प्रभाव पर गंभीर बहस छेड़ चुका है। दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने गुरुवार को पूर्व JNU छात्र उमर खालिद को अंतरिम जमानत दे दी है। यह जमानत उनके खिलाफ UAPA मामले से संबंधित है, जिसमें उन्हें दिल्ली दंगों की साजिश मामले में शामिल होने का आरोप है। खालिद ने अपनी बहन की शादी में शामिल होने के लिए अदालत से अंतरिम जमानत की मांग की थी। अदालत ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी की अगुवाई में 16 दिसंबर से 29 दिसंबर तक अंतरिम जमानत दी, लेकिन कई शर्तें भी लगाईं। जमानत के दौरान खालिद किसी भी गवाह या मामले से जुड़े व्यक्ति से संपर्क नहीं कर सकते। अपना मोबाइल नंबर जांच अधिकारी को देना होगा और फोन चालू रखना होगा। सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना भी प्रतिबंधित रहेगा। वे केवल अपने परिवार, रिश्तेदारों और दोस्तों से मिल सकते हैं और केवल अपने घर या शादी से संबंधित प्रोग्राम्स में ही रहेंगे। अंतरिम जमानत अवधि समाप्त होने के बाद 29 दिसंबर की शाम को उन्हें जेल अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण करना होगा, जो कोर्ट को रिपोर्ट करेंगे। भारत की सबसे बड़ी घरेलू एयरलाइन इंडिगो ने गुरुवार को संचालन सामान्य होने की घोषणा की और यात्रियों को मुआवजा देने की योजना का ऐलान किया। एयरलाइन ने कहा कि हाल के दिनों में
उड़ानों में आई गड़बड़ी से गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए के ट्रैवल वाउचर दिए जाएंगे। जिन यात्रियों की उड़ानें रवाना होने से 24 घंटे के भीतर रद्द हुई थी, उन्हें 5,000 से 10,000 रुपए तक का मुआवजा मिलेगा। ये वाउचर अगले 12 महीनों में इंडिगो की किसी भी उड़ान के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इंडिगो ने कहा कि सरकारी दिशा निर्देशों के अनुसार मुआवजा उड़ान के ब्लॉक टाइम पर निर्भर करेगा। एयरलाइन ने यह भी आश्वासन दिया कि रद्द उड़ानों के सभी जरूरी रिफंड की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और अधिकांश अमाउंट यात्रियों के खातों में पहुंच चुका है। बयान में इंडिगो ने कहा कि हमें खेद है कि 3, 4 और 5 दिसंबर को यात्रा कर रहे यात्रियों को एयरपोर्ट पर लंबा इंतजार करना पड़ा और कई यात्री भीड़भाड़ के कारण पूरी तरह प्रभावित हुए। पेट्रोल में एथेनॉल मिलाए जाने को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में बयान दिया। उन्होंने गुरुवार को लोकसभा में कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाया जाता है। टेस्टिंग की गई और पाया गया कि किसी भी वाहन के इंजन में खराबी नहीं देखी गई। वाहनों के प्रदर्शन पर भी कोई प्रभाव दर्ज नहीं किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 2023 में 20% एथेनॉल मिले पेट्रोल को लॉन्च कर मिशन E20 की शुरुआत की थी, लेकिन तभी से कुछ पेट्रोल वाहन मालिकों ने इसे लेकर चिंता भी जताई थी। सोशल मीडिया में कई दावे किए गए कि इससे इंजन पर खराब असर पड़ सकता है और गाड़ियों में गड़बड़ियां आ सकती हैं, माइलेज भी कम हो सकता है, लेकिन सरकार ने इन दावों को खारिज कर दिया। भारतीय चुनाव आयोग ने गुरुवार को 6 राज्यों उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की तारीखों में बदलाव की घोषणा की। नए टाइम टेबल के अनुसार तमिलनाडु और गुजरात में SIR पुनरीक्षण की अंतिम तिथि 14 दिसंबर 2025 और ड्राफ्ट रोल का प्रकाशन 19 दिसंबर को होगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में रिवीजन 18 दिसंबर तक जारी रहेगा और ड्राफ्ट रोल 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। उत्तर प्रदेश में SIR की समय सीमा बढ़ाकर 26 दिसंबर कर दी गई है और सूची 31 दिसंबर को प्रकाशित होगी। आयोग ने बताया कि गोवा, लक्षद्वीप, राजस्थान और पश्चिम बंगाल में गिनती 11 दिसंबर को समाप्त होगी और ड्राफ्ट रोल 16 दिसंबर को जारी किए जाएंगे। वहीं केरल में शेड्यूल पहले ही बदला जा चुका है, जहां पुनरीक्षण 18 दिसंबर तक चलेगा और सूची 23 दिसंबर को जारी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने नए वोटरों से अनुरोध किया है कि वे डिक्लेरेशन के साथ फॉर्म 6 भरकर BLO को जमा कराएं या ECI नेट ऐप या वेबसाइट का उपयोग करें, ताकि फरवरी 2026 में प्रकाशित होने वाली अंतिम मतदाता सूची में उनका नाम शामिल हो सके। लोकसभा में बुधवार को विपक्ष के नेता राहुल गांधी और गृह मंत्री अमित शाह के बीच SIR और वोट चोरी को लेकर तीखी बहस के बाद गुरुवार को राजनीतिक टकराव और बढ़ गया। संसद के बाहर राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि अमित शाह जी कल संसद में बड़े नर्वस थे, उनके हाथ कांप रहे थे, वे मानसिक दबाव में हैं। यह कल संसद में दिखा। उन्होंने गलत भाषा का इस्तेमाल किया और मेरे वोट चोरी संबंधी सवालों व प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बहस की चुनौती का कोई जवाब नहीं मिला। वहीं कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने दावा किया कि शाह स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे और विपक्ष द्वारा उठाए गए मुद्दों, मतदाता सूची, EVM की पारदर्शिता और चुनाव आयोग पर जवाब नहीं दिया। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि शाह का भाषण व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जैसा था और घुसपैठ का मुद्दा गृह मंत्रालय की विफलता दर्शाता है। प्रियंका गांधी ने भी इसे घबराया और रक्षात्मक जवाब बताया और कहा कि वोट चोरी देशद्रोह है। मैक्सिको ने अपने लंबे समय से चले आ रहे फ्री ट्रेड मॉडल में बड़ा बदलाव करते हुए चीन, भारत, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे देशों से आने वाले 1400 से अधिक उत्पादों पर नए टैरिफ लागू कर दिए हैं। रॉयटर्स के मुताबिक मैक्सिको की सीनेट का यह फैसला 1 जनवरी 2026 से लागू होगा, जिससे कई इंडस्ट्रियल इनपुट और कंज्यूमर गुड्स जैसे ऑटो पार्ट्स, टेक्सटाइल, प्लास्टिक और मेटल पर अगले साल से 35 से 50% तक ड्यूटी लगाई जाएगी। यह कदम मैक्सिको की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए राजस्व बढ़ाने, लगभग 19,000 करोड़ और घरेलू उद्योगों की रक्षा के उद्देश्य से उठाया गया है। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि यह रुख अमेरिकी दबाव और अगले साल होने वाले USMCA रिव्यू से भी जुड़ा है। भारत के लिए यह फैसला खास तौर पर महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारतीय कंपनियां मैक्सिको को नॉर्थ अमेरिकन सप्लाई चेन में एंट्री पॉइंट की तरह इस्तेमाल करती रही हैं। 2024 में दोनों देशों के बीच व्यापार रिकॉर्ड $11.7 बिलियन था, जिसमें भारत ने $8.9 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था। नए टैरिफ से टेक्सटाइल, ऑटो पार्ट्स, स्टील और इंजीनियरिंग गुड्स के एक्सपोर्ट की लागत बढ़ सकती है, जिससे भारतीय फर्मों की प्रतिस्पर्धा और सप्लाई चेन प्लानिंग प्रभावित होगी।
तमिलनाडु के तिरुपरनकुंद्रम मुद्दे को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। 4 दिन की तमिलनाडु यात्रा पर पहुंचे भागवत ने तिरुचिरापल्ली में कहा कि तमिलनाडु में हिंदुओं की जागृति मनचाहा नतीजा लाने के लिए काफी है। जरूरत पड़ने पर हिंदू संगठन हमें बताएं, फिर हम इस पर विचार करेंगे। यह मुद्दा हिंदुओं के पक्ष में ही सुलझेगा। वहीं उनके इस बयान को विपक्ष ने भड़काऊ बताया। कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने तीखी प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि भागवत तमिलनाडु में आग भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जिसे राज्य की जनता स्वीकार नहीं करेगी। यह विवाद पिछले हफ्ते थिरुपरनकुंद्रम में कार्तिकेय दीपम की रस्म की अनुमति को लेकर शुरू हुआ था, जहां हाईकोर्ट के जज स्वामीनाथन हाल ही में विवादों में आए थे। उन्होंने कार्तिकेय दीपम त्योहार के दौरान तिरुपरनकुंद्रम पहाड़ी पर एक दरगाह के पास लगे खंबे पर दिया जलाने की अनुमति दी थी। इस आदेश को लेकर तमिलनाडु की सत्ताधारी डीएमके और उसके सहयोगी दलों ने कड़ा विरोध किया। इसके बाद तमिलनाडु के कई सांसदों ने जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग की अर्जी भी दायर की है। राष्ट्रपति ट्रंप ने एक योजना शुरू की है जिसमें कम से कम $10 लाख का भुगतान करने वाले संपन्न विदेशियों को अमेरिकी वीजा दिए जाएंगे। ट्रंप ने बुधवार को ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह कार्ड खरीदारों को सभी योग्य और सत्यापित लोगों के लिए नागरिकता का सीधा रास्ता देगा। बहुत रोमांचक। हमारी महान अमेरिकी कंपनियां अब अपने अनमोल टैलेंट को रख सकेंगी। ट्रंप गोल्ड कार्ड की घोषणा इसी साल की शुरुआत में की गई थी। आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार यह एक अमेरिकी वीजा है जो उन लोगों को दिया जाता है जो यह साबित कर सके कि वे देश को महत्वपूर्ण लाभ देंगे। यह ऐसे समय में आया है जब वॉशिंगटन अपनी इमिग्रेशन सख्ती बढ़ा रहा है, जिसमें वर्क वीजा फीस बढ़ाना और बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को निर्वासित करना शामिल है। गोल्ड कार्ड योजना रिकॉर्ड समय में अमेरिकी नागरिकता देने का वादा करती है और इसके लिए $10 लाख की फीस देनी होगी। कर्मचारियों को स्पॉन्सर करने वाले बिजनेस को $20 लाख के साथ अतिरिक्त फीस भी देनी होगी। क्या विश्वविद्यालयों पर आरएसएस का कब्जा हो रहा है? दरअसल देश में विश्वविद्यालयों पर राजनीतिक दखल के आरोपों के बीच राजस्थान में एक के बाद एक कुलपतियों की बर्खास्तगी ने विवाद बढ़ा दिया है। राहुल गांधी ने हाल ही में संसद में आरोप लगाया था कि वाइस चांसलरों की नियुक्ति योग्यता की बजाय आरएसएस चुनाव के आधार पर हो रही है। राजस्थान में इस साल 5 सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को हटाया गया है, जिनमें एबीवीपी की शिकायतें और विरोध प्रमुख भूमिका में रहे हैं। जयपुर के श्री करण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर बलराज सिंह का निलंबन, बीकानेर के डॉक्टर अरुण कुमार की बर्खास्तगी, जोधपुर के प्रोफेसर केएल श्रीवास्तव का सेवानिवृत्ति से 4 दिन पहले निलंबन और भरतपुर के रमेश चंद्र को हटाया गया। सभी मामलों में वित्तीय अनियमितताओं, पद के दुरुपयोग और नियमों के उल्लंघन के आरोप लगे हैं। कई कुलपतियों ने आरोप लगाया कि यह आरएसएस एबीवीपी के दबाव और बाहरी कुलपतियों को हटाने की सुनियोजित कार्रवाई है, जबकि एबीवीपी ने कहा कि उनकी भूमिका सिर्फ अनियमितताओं को उजागर करने तक सीमित है। वहीं उदयपुर की कुलपति सुनीता मिश्रा ने औरंगजेब पर टिप्पणी के बाद विरोध के चलते इस्तीफा दिया। इन घटनाओं ने राज्य की उच्च शिक्षा व्यवस्था में राजनीतिक प्रभाव, छात्र संगठनों की बढ़ती ताकत और कुलपति नियुक्तियों की पारदर्शिता पर नई बहस छेड़ दी है। अभी के लिए इतना ही। बाकी की देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी के साथ।